अमृत आईएएस की यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो है ये सीरीज़ चल रही है और इकोनॉमिक्स के बेसिक्स पे अभी हम बात कर रहे हैं और धीरे धीरे जो है हम एडवांस टॉपिक्स में एंटर होंगे। और पहला जो हमारा मेन टॉपिक होगा ना वो फूड सिक्योरिटीज़ हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली अभी जो है हम थोड़ा फाउंडेशन पे बात कर रहे हैं जो कि ओवरऑल इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बचत, निवेश और पूंजी निर्माण है। तो आइए चलते इस पर बात करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है हमारा बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने अर्थव्यवस्था के वास्तविक और वित्तीय क्षेत्रक पर बात कर ली थी कि किन क्षेत्रों को वास्तविक क्षेत्रक बोला जाता है अर्थव्यवस्था में और किन क्षेत्रों को वित्तीय क्षेत्रक बोला जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बचत, निवेश और पूंजी निर्माण। तो सबसे पहले बचत पे अपन बात करते हैं। तो बेसिकली बचत क्या होती है ना, एक रफ अंडरस्टैंडिंग अगर हम इसमें बनाने का प्रयास करें तो बचत सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहले क्या क्लिक हुआ? बचत वो चीज़ मतलब बचत वो होती है जो हमारे खर्च के बाद हमारे पास बचती है ना। जैसे मान लो हमारे पास 100 रुपये हैं और इस 100 रुपये में से हमारा मान लो कि 40 रुपये का खर्चा हो गया, तो जो 60 रुपया बचा है ना, वो 60 रुपये जो बचा वो खर्च के बाद वो हमारी बचत होती है। ठीक है, तो अब यहाँ आपको इस चीज़ से क्या समझ आया कि बेसिकली बचत होती क्या है? तो देखो आप, बचत बराबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आय का वह भाग जो भविष्य के लिए हमें बचाना होता है ना, आय का वह भाग जो भविष्य के लिए बचाया जाता है। और आय में से जब हम उपभोग खर्च को माइनस कर देते हैं जो हमने खर्च किया है ना, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल से समझा कि 100 रुपये हमारी आय है और 40 रुपये हमारा उपभोग हुआ, तो 60 रुपये हमारा क्या हुआ? बचत। ठीक है, तो बेसिकली एक रफ अंडरस्टैंडिंग आप इस पर बनाओ कि बचत जो होती है आय का वह भाग होती है जो हम भविष्य के लिए बचाते हैं, है ना। और बचत कैसे निकाली जाती है? अपनी आय में से आप जब अपना उपभोग खर्च को माइनस कर देते हो। उपभोग खर्च का मतलब होता है जो भी आप उपभोग से रिलेटेड खर्च करते हो, है ना। जिस भी चीज़ पे आपने मान लो घर में राशन आया, बच्चों की फीस, बहुत सारी चीज़ें होती है उपभोग खर्च में शामिल की जाती हैं। तो उपभोग खर्च को आय में से अपन माइनस कर देते हैं तो बचत निकल जाती है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट बचत के लिए जो है हमने समझा। अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में बचत कितने तरीके से होती है। तो आप देखोगे कि अर्थव्यवस्था में दो प्रकार से बचत होती है, एक तो होती है भौतिक बचत, एक होती है वित्तीय बचत। ठीक है, तो भौतिक बचत क्या होती है पहले इसको समझो आप। ठीक है, जब बचत नगद, स्वर्ण या जमीन के रूप में की जाती है ना, अर्थव्यवस्था में जब बचत नगद यानी कैश में, गोल्ड में या लैंड में की जाती है तो वो भौतिक बचत होती है ना। और एक चीज़ और आप याद रखना, भौतिक बचत जो होती है ना ये सही नहीं मानी जाती है अर्थव्यवस्था के लिए। क्यों नहीं मानी जाती है? क्योंकि ये है ना डायरेक्ट जो है ना योगदान नहीं देती है जीडीपी में या समृद्धि दर में, ग्रोथ रेट जो होता है ना, मतलब डेवलपमेंट में डायरेक्ट योगदान नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि यार देखो, नगद और स्वर्ण और ज़मीन जो होती है ना, लोग इसको ना ब्लैक मनी के रूप में ना इस बचत को जो है एक तरीके से ब्लैक मनी के रूप में है ना लोग रखते हैं ना। बेसिकली फिजिकल सेविंग को ब्लैक मनी के रूप में ही ज़्यादातर माना जाता है ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो कैश में रखते हैं जो ब्लैक मनी होता है ना, या गोल्ड खरीद लेते हैं, है ना, या फिर ज़मीन वगैरह खरीद लेते हैं। तो बेसिकली ये क्या है ना, प्रत्यक्ष योगदान नहीं देती है। अब कैसे नहीं देती है अभी आगे समझेंगे अपन के प्रत्यक्ष योगदान देने के लिए क्या ज़रूरी हो जाता है ना। पर आप बेसिकली रफ कॉन्सेप्ट बनाओ कि अर्थव्यवस्था में बचत दो तरीके से होती है। पहली भौतिक बचत होती है, इसको अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। नगद, स्वर्ण और जमीन के रूप में ये बचत की जाती है और बेसिकली ये काला धन बढ़ाती है ना। काला धन वह धन होता है जिस पर सरकार को टैक्स नहीं दिया जाता है ना। एक रफ अंडरस्टैंडिंग आप ये लेके चलो, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को देख रहे हैं, है ना। जिस पर सरकार को कर नहीं दिया जाता, कर नहीं चुकाया जाता, वो जो है ब्लैक मनी माना जाता है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन तो, और एक सेकेंड, काला धन जो होता है ना अधिकांश उपभोग खर्च होता है ना। ये भी आप देखो कि जो ब्लैक मनी होता है ना वो अधिकांश उपभोग खर्च होता है। जैसे कि मान लो कोई आदमी ना ऊपर मान लो 1 लाख रुपया कमाया, ठीक है, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड का मतलब वो टैक्स नहीं दिया उस पर, है ना, तो वो रिकॉर्ड में नहीं है। तो इस 1 लाख रुपये का ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, उपभोग खर्च में यूज़ करते हैं। मान लो घर में शादी है, कपड़े लाने हैं, है ना, या और कुछ ऐसा काम जो ऊपर के ऊपर किया जा सकता है ना। तो बेसिकली उपभोग खर्च में ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं।
रफ अंडरस्टैंडिंग एक ब्लैक मनी पे हमने बनाई। ठीक है, तो हम भौतिक बचत पे बात कर लिए कि भौतिक बचत क्या होती है। अर्थव्यवस्था में दो तरीके से बचत होती है ना, उस पर अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भौतिक बचत का हमने देख लिया कि अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं मानी जाती है, क्यों नहीं मानी जाती ये भी देख लिया। तो अब अर्थव्यवस्था के लिए सही क्या है? जो दूसरी बचत है, वित्तीय बचत जिसको बोला जाता है, एक सेकंड, वित्तीय बचत जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये जो है डेवलपमेंट बढ़ाने में, समृद्धि दर बढ़ाने में, ग्रोथ बढ़ाने में, है ना, समृद्धि दर बढ़ाने में इसका प्रत्यक्ष योगदान होता है। देखो प्रत्यक्ष योगदान कैसे होता है, इसलिए होता है जैसे मान लो अभी ये इस डायग्राम से आप समझोगे। एक सेकंड मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ उसको। इससे आप समझोगे। ठीक है, मान लो कि किसी व्यक्ति की आय 40 रुपये हुई, 100 रुपये हुई, और उसने 40 रुपये का उसमें से खर्च किया, है ना, यानी 60 रुपये उसकी बचत हुई। ठीक है, एक एग्जाम्पल जो हमने समझा था, मान लो कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, 40 रुपया वो उपभोग खर्च करता है, 60 रुपये उसकी बचत कर लेता है वो। ठीक है, अब वो 60 रुपये का क्या करता है, 60 रुपये को जाके वो बैंक में जमा कर देता है। ठीक है, क्योंकि बैंक उस पर उसको ब्याज देगा। ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, है ना। अब आप ये मत सोच रहे कि 60 रुपये बैंक क्या ब्याज देगा, है ना। ये केवल एक एग्जाम्पल है कि कैसे वित्तीय बचत की जाती है और कैसे वित्तीय बचत जो है हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी मानी जाती है, और है ना, ये चीज़ अपन समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, तो 60 रुपया किसी व्यक्ति ने बचाया और उसको बैंक में जमा कर दिया, क्योंकि बैंक उस पर अपन को ब्याज देगा। तो बैंक क्या करेगा उस 60 रुपये का, बैंक जो है उस 60 रुपये को क्या करेगा, किसी कंपनी को या किसी व्यक्ति विशेष को, मान लो कोई कंपनी है, वो बैंक के पास जाएगी, तो बैंक उससे क्या है, बैंक तो उससे लाभ अर्जित करेगा ना, क्योंकि वो आपको भी ब्याज दे रहा है। तो वो लाभ कैसे लेगा, वो उसको ब्याज मिलेगा, तो क्या करेगा, वो इस पर लोन दे देगा। ठीक है, तो उसने मान लो एक कंपनी को लोन दे दिया, कंपनी ने मशीन क्रय करी, ठीक है, अपना उद्योग लगाया। ठीक है, उद्योग लगाया तो उससे क्या हुआ, उत्पादन क्षमता बढ़ी, है ना, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि उसने एक इंडस्ट्री लगाई। ठीक है, मशीन खरीदी, इंडस्ट्री लगाई, उससे प्रोडक्शन किया, उसने प्रोडक्शन किया तो उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो ग्रोथ रेट, जो समृद्धि दर है वो बढ़ेगी, है ना। और समृद्धि दर बढ़ रही है, इसका मतलब वित्तीय बचत हमारे लिए क्या है, अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। क्वेश्चन कभी भी ये भी आ सकता है कि अर्थव्यवस्था में जो है समृद्धि दर के लिए उत्तरदायी है भौतिक बचत या पूंजी वित्तीय बचत, है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भौतिक बचत जो होती है वो नगद, स्वर्ण और लैंड के रूप में की जाती है, जो अर्थव्यवस्था में जो है डायरेक्ट जो है समृद्धि दर को नहीं बढ़ाती है। दूसरी चीज़, काला धन का इससे खतरा होता है ना। इवन अभी अपन देखेंगे कि भारत सरकार भी जो है समृद्धि दर पे ध्यान दे रही है, तो उसके लिए वो क्या स्टेप उठा रही है अभी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो एक रफ आइडिया आपको लगा होगा कि जो वित्तीय बचत होती है वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है ना। इस कॉन्सेप्ट को आप समझो कि जब बैंक के पास आपकी बचत जाएगी ना, है ना, तो फिर उससे बैंक जो है इंडस्ट्रीज़ को लोन देगा, उद्योगपतियों को, एंटरप्रेन्योर्स को लोन देगा, तो वो क्या है, पूंजी निर्माण करेंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, ग्रोथ रेट आएगी, है ना, जीडीपी वृद्धि होगी, तो समृद्धि दर बढ़ेगी, है ना, लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा। तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं ना। तो इस चीज़ को समझो आप। अब आप देखो कि भारत में लगभग 2/3 बचत जो है ना वो आज भी भौतिक बचत है, यानी जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, और केवल 1/3 बचत ही वित्तीय बचत के रूप में है ना। ये लेटेस्ट डाटा है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि भारत में 2/3 बचत भौतिक बचत के रूप में है, और 1/3 केवल 1/3 बचत मात्र वित्तीय बचत के रूप में, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन ये कम है ना, 1/3 है केवल। अब एक चीज़ देखो कि अर्थव्यवस्था में हमने देखा कि बचत 2 प्रकार से होती है ना। और एक सेकेंड, हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में बचत 2 प्रकार से होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था में बचत कौन कौन करता है ना, कौन कौन से क्षेत्र करते हैं। तो पहला तो पारिवारिक बचत होती है, सरकारी बचत भी होती है, निजी कंपनी द्वारा बचत की जाती है। पारिवारिक बचत में हम और आप लोग आते हैं। ठीक है, सरकारी बचत में सरकार की जो मिनी रत्न, नवरत्न कंपनियां हैं वो आती हैं। ठीक है, सरकार की भी कंपनियां होती हैं प्राइवेट, और उनसे सरकार को जो है लाभ प्राप्ति होती है ना। तो सरकार भी बचत करती है और निजी कंपनी तो करती है बचत, है ना। तो 3 तरीके से अर्थव्यवस्था में बचत की जाती है। पारिवारिक बचत जो है सबसे ज़्यादा होती है, 60% इसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है अर्थव्यवस्था में, यानी हम और आप लोगों का, जो हम बचत करके बैंकों में पैसा जमा करते हैं, तो वो बैंक जो है फिर इंडस्ट्रीज को, पूंजीपतियों को, इन सबको लोन देता है, उससे जो है
इंडस्ट्रीज लगती हैं और जो है अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष योगदान उनका होता है ना। तो आप एक चीज़ देखना कि अर्थव्यवस्था में 3 तरीके से बचत होती है, पारिवारिक बचत, सरकारी बचत और निजी कंपनी द्वारा बचत, ठीक है। और जब कभी बात आए कि सकल बचत क्या होती है ना, सकल बचत, ठीक है, ग्रोथ सेविंग इज इक्वल टू क्या होगी, तो ग्रोथ सेविंग में हम क्या करेंगे, इन तीनों की बचत को जोड़ देंगे तो हमें सकल बचत प्राप्त हो जाएगी, है ना। पारिवारिक बचत प्लस सरकारी बचत प्लस निजी कंपनी द्वारा बचत। तो सकल माने तो कुल, है ना, कुल बचत कितनी है, निवल माने तो शुद्ध बचत कितनी है ना। सकल और निवल में आपको अंतर जो है जीडीपी जब हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम, उसमें आपको पता चलेगा कि सकल और निवल में क्या अंतर है ना। निवल माने तो शुद्ध, सकल माने तो कुल। ये आज आप अभी रफ अंडरस्टैंडिंग आप ऐसे रखो इस पर ना। तो सकल बचत की अगर बात की जाए तो सकल बचत कितनी होगी, पारिवारिक क्षेत्र की बचत प्लस सरकारी बचत प्लस निजी बचत बराबर कुल बचत। कुल बचत माने तो सकल बचत, ठीक है, ग्रॉस सेविंग, ठीक है। अब सकल बचत दर कितनी है ना, यानी सकल बचत की क्या रेट है, मतलब किस रेट से जो है सकल बचत हो रही है ना। इस चीज़ को ऐसे समझो, और इसको हमेशा जीडीपी के प्रतिशत में देखा जाता है। तो सकल बचत दर बराबर क्या है, सकल बचत को अगर हम जीडीपी से डिवाइड करेंगे, है ना, तो हमें सकल बचत दर पता चल जाएगी हमारी जीडीपी में कितनी सकल बचत दर, यानी किस दर पे बचत हो रही है अर्थव्यवस्था में, ठीक है। इनटू सो इसलिए करते हैं ताकि प्रतिशत में हमें आंसर मिल जाए, ठीक है। तो इतना मैथमेटिक्स में आप मत जाओ, रफ अंडरस्टैंडिंग रखो कि सकल बचत का फॉर्मूला क्या है और सकल बचत दर का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो उम्मीद है आप यहाँ समझ पाए हो। ये सकल बचत यहाँ आएगा, ठीक है। सकल बचत को जीडीपी से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है सकल बचत दर का। और वर्तमान डेटा के अनुसार बात करें तो सकल बचत दर भारत में कितना है, 30% है, जीडीपी का 30% है, ठीक है। और इसमें परिवार का बचत कितना है, 18%, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ पाए हो। अब बात करते हैं निवेश पे, है ना। बचत हमने समझ ली, बचत क्या है, कितने प्रकार है, अर्थव्यवस्था में कौन कौन बचत करता है, ये समझ लिया अपन, है ना। ये बेसिक सीरीज चल रही है, इन सब कॉन्सेप्ट पे आगे जब अलग से ये कॉन्सेप्ट आएंगे तो उन पर अच्छे से बात करेंगे, है ना। जो भी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि हम अभी बेसिक सीरीज में बात कर रहे हैं, ताकि हम जो है अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझ पाएँ आगे जब मेन कॉन्सेप्ट में हम जाएंगे, ठीक है। अब निवेश पे बात करते हैं कि निवेश क्या होता है, ठीक है। निवेश बेसिकली वो उत्पादक खर्च होता है जो अर्थव्यवस्था में संपत्ति का निर्माण करे, है ना। वो उत्पादक खर्च है, उत्पादक खर्च यानी प्रोडक्टिव खर्च है, ये है ना, उत्पादक खर्च है जिससे अर्थव्यवस्था में संपत्ति का निर्माण होता है ना। अब एक बात देख लो कि खर्च दो प्रकार के होते हैं, एक तो उपभोग खर्च होता है जिससे संपत्ति का निर्माण नहीं होता, लेकिन निवेश क्या है, उत्पादक खर्च है, यानी दूसरा खर्च कौन सा होता है, उत्पादक खर्च जिससे संपत्ति का निर्माण होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस समझो। मान लो कि आपको भूख लगी और आपने जो है कुछ खाने पीने की चीज़ पे कोई वस्तु खरीदने के लिए पैसा खर्च किया, तो वो क्या है, आपका उपभोग खर्च है ना। उससे क्या हुआ, आपका कोई संपत्ति निर्माण तो नहीं हुआ, है ना। लेकिन मान लो आपने कोई ऐसी चीज़ खरीदी जिससे आपका संपत्ति निर्माण हुआ, जैसे कि मान लो आपने अब आप कुछ भी सोच सकते हो ना, कुछ भी छोटा मोटा आप सोच सकते हो कि आपके लिए उत्पादक खर्च क्या हो सकता है। मान लो कि आप 10 रुपये का कोई मान लो कि कॉपी या पेन वगैरह खरीद रहे हो, तो वो भी एक तरीके का प्रोडक्टिव है ना, उत्पादक खर्च ही है वो एक तरीके का, है ना। तो उससे क्या हुआ, उससे संपत्ति निर्माण होता है ना। वो पेन क्या है, हमारी संपत्ति है वो, है ना। उससे जो है हम पढ़ भी सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं, है ना। ऐसा आप कुछ भी सोच सकते हो, है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ना। मैं एक रफ अंडरस्टैंडिंग आपको बनाना चाह रहा हूँ कि निवेश को हम उत्पादक खर्च मानेंगे, है ना। उपभोग खर्च को कभी निवेश नहीं माना जाएगा। अर्थव्यवस्था में उसी निवेश को माना जाएगा जिससे संपत्ति का निर्माण हो, और अगर संपत्ति का निर्माण हो रहा है उसका मतलब वो अपने आप में ही उत्पादक खर्च है, ठीक है। अब निवेश के प्रकार देख लेते हैं। तो निवेश जो है सार्वजनिक निवेश भी होता है और निजी निवेश भी होता है, ठीक है। निवेश दो प्रकार का होता है अर्थव्यवस्था में, सार्वजनिक निवेश और निजी निवेश। सार्वजनिक निवेश में सरकार द्वारा निवेश होता है जिसमें केंद्र सरकार भी निवेश कर सकती है, राज्य सरकार भी निवेश कर सकती है। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो सब्सिडी होती है ना, सब्सिडी को कभी भी निवेश नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो उत्पादक खर्च नहीं होता है ना। MSP हुआ, है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको बोलते हैं, MSP हुआ, उर्वरक सब्सिडी हुई, कृषि ऋण हुआ, ठीक है। ये जो चीज़ें होती है ना, इनको जो है उत्पादक खर्च नहीं माना जाता, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। सब्सिडी को नहीं माना जाता। और ये क्वेश्चन था ISBT 2020 में,
ये मैंने यहाँ लिख दिया है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखते रहोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि हम जो है जिस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं ये सीरीज़ आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही चल रही है ना, कुछ भी यहाँ पे बेकार नहीं बताया जा रहा है आपको। तो संपत्ति को नहीं माना, सब्सिडी को नहीं माना जाता है क्योंकि ये क्या है, उत्पादक खर्च नहीं है, है ना। उर्वरक सब्सिडी किसानों को सपोर्ट के लिए दी जा रही है, इससे कोई संपत्ति निर्माण नहीं हो रहा है। कृषि ऋण दिया जा रहा है किसानों को सपोर्ट के लिए, लेकिन इससे कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है एक तरीके से, ना। तो अर्थशास्त्र में माना जाता है कि कृषि ऋण, उर्वरक और एमएसपी, है ना, एमएसपी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, तो वो भी कोई, उससे कोई संपत्ति निर्माण नहीं हो रहा है ना। वो एक तरीके का सरकार के ऊपर एक बजट पे ना, वो एक तरीके का बोझ ही होता है ना। हम बजट समझेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि राजस्व बजट और पूंजीगत बजट और ये सब क्या है, तो आप समझ पाओगे कि इन सब चीज़ों को जो है निवेश में नहीं माना जाता है, ठीक है। तो आप रफ अंडरस्टैंडिंग रखो, इन सब चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हमको केवल इतना पता होना चाहिए कि निवेश जो है दो तरीके का होता है और निवेश उसे माना जाता है जिससे संपत्ति निर्माण हो, और संपत्ति निर्माण हो रहा है इसका मतलब वो उत्पादक खर्च है, ठीक है। निवेश दो प्रकार का होता है, सार्वजनिक निवेश और निजी निवेश। सार्वजनिक निवेश में सरकार कर सकती है, केंद्र और राज्य दोनों कर सकती है। सब्सिडी को सार्वजनिक निवेश में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। और जो सार्वजनिक निवेश होता है इसको घरेलू निवेश में शामिल करते हैं अपन, जो सरकार द्वारा किया जाता है ना। और इससे क्या है, अर्थव्यवस्था में संपत्ति का निर्माण होता है, जैसे कि अस्पताल, विद्यालय, शीत भंडार गृह, है ना, कोल्ड स्टोरेज जो बनते हैं, ये सब एक तरीके की संपत्ति है ना, संपत्तियों का निर्माण हो रहा है, तो एक तरीके का निवेश हुआ, है ना। अस्पताल में भी निवेश हुआ, लोगों की हेल्थ उससे अच्छी जा रही है ना, विद्यालय बना रहे हैं लोगों का मानव पूंजी को विकसित करने के लिए, विद्यालय हैं उनसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है, शिक्षा अर्जित करेंगे, तो उससे क्या है, मानव पूंजी का निर्माण होगा। मानव पूंजी क्या है आगे बात करेंगे अपन, है ना, कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक है। अब दूसरा है निजी निवेश। तो निजी निवेश क्या है, निजी निवेश दो तरीके से होता है, ठीक है। एक तो घरेलू होता है और एक विदेशी होता है। घरेलू में परिवार और निजी कंपनी दोनों शामिल होते हैं, और विदेशी में एफडीआई और एफपीआई दोनों शामिल होते हैं। एफडीआई और एफपीआई क्या होते हैं, रफ अंडरस्टैंडिंग लेके चलो, बेसिक सीरीज है, आगे अपन डिटेल में बात करेंगे। एफडीआई होता है जो स्थायी होता है ना, जैसे आधारभूत संरचना में जब भी निवेश करेगा कोई बाहर से तो वो एफडीआई होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन कोई जो अस्थायी होता है ना वो एफपीआई होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश, ये स्टॉक मार्केट में होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है अस्थायी होता है ये, लेकिन इसको भी एक तरीके का विदेशी निवेश माना जाता है ना। स्टॉक मार्केट जब अपन पढ़ेंगे तो इस पर अपन बात करेंगे। अभी आप केवल ये याद रखो कि निजी निवेश दो तरीके से है, घरेलू और विदेशी। घरेलू में परिवार और निजी कंपनी है, और विदेशी में एफडीआई और एफपीआई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सकल निवेश कितना होगा। तो एक चीज़ बताओ, सकल का मतलब मैंने बताया था कुल, ठीक है। तो कुल निवेश कितना होगा, सार्वजनिक निवेश प्लस निजी निवेश कुल निवेश होगा, ठीक है, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। और सकल निवेश दर कितनी होगी, यानी किस दर से निवेश हो रहा है ना, तो उसका फॉर्मूला भी सेम होगा, ठीक है, जो बचत वाला था। सकल निवेश देश को दर में अपन जो है सकल निवेश में हम जीडीपी से डिवाइड करके देख लेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो हमें प्रतिशत में सकल निवेश दर आ जाएगी। और 30% जो है, अभी ये भी 30% के अराउंड चल रहा है ना। वर्तमान निवेश दर कितनी है, ये भी 30% ही है, ठीक है। ये वर्तमान डेटा है ना, नया डेटा है अभी का, तो आपको इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपडेटेड डेटा है, ठीक है। वर्तमान में सरकार बचत की तुलना में समृद्धि दर बढ़ाने पर जोर दे रही है। क्यों दे रही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर सरकार बचत पे बढ़ाने पे जोर देगी ना, तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि वो बचत भौतिक बचत हो रही है कि वित्तीय बचत हो रही है। मान लो बचत बढ़ाने पर सरकार फोकस करे, ऐसी नीतियाँ बना दे कि लोग बचत को जो है बढ़ाएं, लेकिन वो बचत फिर वित्तीय बचत होनी चाहिए ना। मान लो लोग स्वर्ण खरीद के और कैश में बचत कर रहे हैं, तो वो एक तरीके का काला धन हो गया, इससे तो और सरकार को नुकसान होगा, है ना। तो वर्तमान में सरकार क्या कर रही है, बचत की तुलना में समृद्धि दर, ग्रोथ रेट पे ध्यान दे रही है कि विकास जो है ग्रोथ आए, है ना, जीडीपी में। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए संपत्ति का निर्माण हो, ठीक है। तो वर्तमान में क्या है, बचत को बढ़ाने की जगह पे सरकार समृद्धि दर बढ़ाने पे जोर दे रही है, ठीक है। इस चीज़ पे आप हमेशा ध्यान रखना है ना, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कभी। और पूंजी निर्माण क्या होता है, पूंजी निर्माण समझ लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में, है ना, अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में अतिरिक्त पूंजी, संपत्ति या क्षमता निर्माण को पूंजी निर्माण कहा जाता है, ठीक है। अतिरिक्त पूंजी, संपत्ति या क्षमता निर्माण को जो है संपत्ति पूंजी निर्माण कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए, अब अतिरिक्त पूंजी से क्या मतलब है, उदाहरण के लिए समझो कि 2023 में मान लो कोई मशीन का मूल्य 100 करोड़ है, ठीक है, और 2024 में उस मशीन का मूल्य 140 करोड़ रुपए हो गया, तो 40 करोड़ यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसी को ही पूंजी निर्माण कहा जाता है ना। इसी प्रकार अब
क्षमता निर्माण कैसे होगा? क्षमता निर्माण का एक एग्जाम्पल समझो। मानव में ज्ञान व कौशल विकास व शिक्षा के द्वारा क्षमता निर्माण जो होता है उसको भी पूंजी निर्माण कहा जाता है ना। जो क्षमता बढ़ रही है इंसान की उसको भी हम कैपिटल फॉर्मेशन में शामिल करते हैं। पूंजी निर्माण दो तरीके से होता है। एक तो भौतिक पूंजी निर्माण होता है जो दिखता है ना, जो मूर्त रूप होता है, दृश्य, गोचर और मूर्त होता है। एक मानव पूंजी निर्माण होता है, ठीक है, ये अदृश्य, अगोचर और अमूर्त होता है ना। 2018 के पीटी पे क्वेश्चन था ये, है ना, आप चेक कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा आपको इकोनॉमिक्स में, है ना। 2018 यूपीएससी पीटी में इसका क्वेश्चन था, मानव पूंजी निर्माण जो है अदृश्य और अमूर्त होता है ना। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान रखिएगा कि कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है, पूंजी निर्माण दो तरीके का होता है। भौतिक पूंजी निर्माण होता है और मानव पूंजी निर्माण होता है, ठीक है। भौतिक पूंजी निर्माण दृश्य, गोचर और अमूर्त होता है, मूर्त होता है ना। इसको हम देख सकते हैं, जैसे कोई इंडस्ट्री है ना, तो उसको हम देख सकते हैं। लेकिन मानव पूंजी निर्माण क्या है, दिखता नहीं है ना। जैसे कोई व्यक्ति है, स्किल्स डेवलपमेंट उसके अंदर हो गया ना, भारत सरकार भी कौशल विकास कार्यक्रम चला रही है, तो वो एक तरीके से क्या है, हमारे मानव पूंजी निर्माण पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और अब आप समझो, ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे पूंजी निर्माण क्या होता है। तो अब तक हमने समझा बचत क्या है, निवेश क्या है और पूंजी निर्माण क्या है। अब आप मूल्यह्रास को समझो। देखो, मूल्यह्रास का बेसिक अर्थ होता है टूट फूट या गिरावट, ठीक है। इससे क्या होती है, वस्तु के मूल्य में, ये वस्तु के मूल्य को कम करता है, ठीक है। ये कम है, काम लिखा हुआ है यहाँ, कम करता है, ठीक है। ये वास्तु लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है। वस्तु के मूल्य को इससे कम होता है ना। और सकल से निवेश की प्राप्ति में भी हम मूल्यह्रास को जो है घटाते हैं ना। ये जब नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि सकल से निवल जब हम प्राप्त करते हैं तो मूल्यह्रास को घटाते हैं। लेकिन अभी मैं रफ अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ बनवाने का पूरा प्रयास करता हूँ, ठीक है। आप ये समझो कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये समझो। मान लो कि कोई मशीन 100 रुपये में हमने खरीदी, ठीक है, और ये मशीन जो है 5 साल तक इसने काम किया, ठीक है। क्या आपको लगता है कि 5 साल बाद इस मशीन की जो रीसेल वैल्यू होगी वो 100 रुपये ही होगी? नहीं होगी ना। मान लो कि उसमें कुछ घिसावट, टूट फूट तो आई होगी ना यार। कोई कार अगर हम खरीदते हैं तो वो कार जब हम बेचते हैं 2, 5, 6 साल बाद, तो उसकी वैल्यूएशन हमें उतनी थोड़ी मिलती है ना, कम मिलती है ना। उसी चीज़ को डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। टूट फूट और घिसावट के सेंस में हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को डेप्रिसिएशन बोलते हैं ना। मान लो 40 रुपये उसकी वैल्यू घटी तो 60 रुपये उसकी कीमत हो गई, तो इससे क्या हुआ, उस मशीन की कीमत कम हुई, नहीं हुई। इसी को मूल्यह्रास बोला जाता है ना। और जब सकल से निवल प्राप्त किया जाता है तो मूल्यह्रास को माइनस कर दिया जाता है ना। ये हम नेशनल इनकम के सेंस में, ये लाइन मैंने यहाँ ये पॉइंट जोड़ा है ना। जिन भी बच्चों ने नेशनल इनकम वाला टॉपिक पढ़ा है उनको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि सकल से निवल बनाते हैं तो क्या करना होता है। लेकिन अब आपका इतना मन है तो एक बार इस पे भी अपन बात कर ही लेते हैं, वरना कुछ बच्चे सोचेंगे कि यार ये क्या बता दिया, इसको तो ऐसे ही मतलब स्किप कर दिया। खैर, नेशनल इनकम वाले टॉपिक में मैं आपको ये समझाता, लेकिन फिर भी एक रफ अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं 1-2 मिनट में। देखो, जब भी हम कभी ग्रॉस को नेट में बदलते हैं ना, ग्रॉस को हम जब भी नेट में बदलेंगे, ठीक है, तो जी को जब भी एन में बदलेंगे हम जो है इसमें मूल्यह्रास को यानी डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, ठीक है। और जब भी हम यानी जीडीपी को एनडीपी में बदलेंगे तो हम क्या है, मूल्यह्रास को माइनस करेंगे, ठीक है। ग्रॉस को नेट में बदलेंगे, ठीक है। और जब हम जीएनपी को एनएनपी में बदलेंगे, यानी डी से एन बनाएंगे अपन, यानी इस डी से जब हम एन बनाएंगे, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, एक सेकेंड। जब भी हम डी को, एक सेकेंड, जब भी हम डी को एन बनाएंगे तो हम प्लस NFIA करेंगे, है ना। अभी आप इतना याद रखो बस, है ना। डी को एन से मतलब क्या है, डोमेस्टिक को हम यहाँ नेशनल बना रहे हैं, ठीक है। डोमेस्टिक को हम यहाँ नेशनल बना रहे हैं, यानी घरेलू को हम राष्ट्रीय बना रहे हैं। और जी का एन से क्या मतलब है, हम यहाँ पे जो ग्रॉस है उसको नेट बना रहे हैं, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को लगाने के बाद आप आराम से, जिस दिन हम नेशनल इनकम पे बात करेंगे, आप आराम से GDP, GNP, यानी हमने यहाँ क्या चेंज किया, हमने यहाँ डी से एन चेंज किया, है ना। डी से हम एन पे आए, यानी घरेलू से राष्ट्रीय पे आए, है ना। ग्रॉस की जगह ग्रॉस है,
प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट तो है ही सही, ठीक है। तो डी को जब हमने एन में बदला तो हम क्या करेंगे, अभी हमने देखा डी को जब एन में बदलेंगे तो NFIA जोड़ेंगे, ठीक है। NFIA का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। वो अब बाद में समझाऊंगा, आप इतना मत समझो अभी, वो फिर आप डेविएट हो जाएंगे, अपन ना बेसिक चल रहा है, अभी नेशनल इनकम पे आ जाएंगे। लेकिन आप ये समझो, डी को हमने एन बनाया तो हमने क्या कर दिया, यहाँ NFIA जोड़ दिया, इतना समझो। तो GDP से हमें GNP मिल गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लो, GDP से, एक सेकेंड, GDP से इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम जो है सॉरी NDP बनाते हैं, है ना, NDP, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक की जगह है ही सही है ना, डी की जगह डी है, हमने घरेलू ही रहने दिया, इसको नेट नहीं बदला, है ना, क्योंकि मैं आपको मूल्यह्रास वाला समझाना चाह रहा हूँ। अभी इसको हम नेट NNP कर देंगे तो फिर हमें क्या है ना, डेप्रिसिएशन माइनस करके NFIA प्लस करना पड़ेगा, है ना। इतना वो नहीं करें, मैं केवल एक टर्म लाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि हम केवल वो मूल्यह्रास जो है घटा दें, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये सकल है, इसको निवल में बदलने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, मूल्यह्रास, ठीक है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो जब भी ग्रॉस को नेट में बदला जाएगा डेप्रिसिएशन माइनस होगा, और जब भी डोमेस्टिक को नेशनल बनाया जाएगा तो NFIA को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसके पीछे डेप्रिसिएशन पे हम बात कर रहे थे। तो एक बार फिर हम जो है मूल्यह्रास पे आते हैं। तो अब आप देखो, उम्मीद है आप यहाँ तक समझ पाए हो हम जो बात कर रहे थे। एक सेकेंड, ठीक है। तो मूल्यह्रास को बेसिकली घिसावट जो है, टूट फूट और घिसावट के सेंस में हम लेते हैं, और इससे वस्तु की जो है मूल्य कम होता है। जब भी सकल से हम निवल बनाते हैं, यानी ग्रॉस से नेट बनाते हैं, तो मूल्यह्रास को घटाया जाता है, ठीक है। नेशनल इनकम में आप बिल्कुल टेंशन मतलब, अच्छे से अपन समझेंगे इनको ना, अभी जिन बच्चों को समझ नहीं आया है। भौतिक पूंजी और मानव पूंजी दोनों का मूल्यह्रास होता है, सबसे पहला और स्टार पॉइंट ये है, ध्यान रखना, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी दोनों का मूल्यह्रास होता है। लेकिन हम भौतिक पूंजी का मूल्यह्रास कम नहीं कर सकते, मशीन अगर आई है तो उसमें घिसावट होगी, टूट फूट होगी, लेकिन मानव पूंजी का मूल्यह्रास ना कम किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, कौशल विकास करके, अच्छी शिक्षा देके, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में डेप्रिसिएशन होता है, मूल्यह्रास होता है, लेकिन मानव पूंजी का डेप्रिसिएशन कम किया जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप यहाँ तक समझ पाए हो। अब एक बार अपन सकल पूंजी निर्माण भी देख लेते हैं क्या है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, दो प्रकार का होता है, स्टॉक और GFCF। GFCF का मतलब क्या है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, ठीक है। सकल माने तो ग्रॉस, स्थायी माने तो फिक्स्ड पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन, यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और स्टॉक, ठीक है। दो प्रकार से कैपिटल फॉर्मेशन होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में। स्टॉक जो होता है ना, वो अस्थायी होता है, और GFCF स्थायी होता है। आप केवल टर्म समझो, इकोनॉमिक्स की टर्म्स हैं ये, और इंग्लिश नाम हमेशा याद रखो, स्पेशली ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में, है ना, ये बहुत जरूरी है, वरना वहाँ पता नहीं क्या कबाड़ा कर देती है UPSC, हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या है, ठीक है। तो सकल पूंजी निर्माण जो होता है ना, अर्थव्यवस्था में दो प्रकार से कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब हम अभी जो बात कर रहे हैं वो हम ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन पर बात कर रहे हैं, ठीक है, सकल पूंजी निर्माण पर। तो सकल पूंजी निर्माण दो प्रकार से होता है, स्टॉक के रूप में और GFCF के रूप में। स्टॉक के रूप में जो होता है अस्थायी होता है, और इसमें किस किस चीज़ों को शामिल करते हैं अपन, जैसे कच्चा माल हुआ, मध्यवर्ती वस्तु हुआ और अंतिम वस्तु हुआ, है ना। ये भी हम समझेंगे, GDP पढ़ेंगे तो कच्चा माल, मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु क्या होता है ना। अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु और सेवा का जो है कुल योग को जो है हम शामिल करते हैं एक वित्तीय वर्ष में, वस्तु और सेवा के काउंटिंग कुल योग में, है ना, उसमें हम GDP जब निकालते हैं तो अंतिम वस्तु को शामिल करते हैं ना, उसमें मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं करते। अंतिम वस्तु क्या होती है, जैसे गेहूं है ना, गेहूं से क्या बना, आटा, और आटे से क्या बना, ब्रेड। तो अंतिम वस्तु यहाँ ब्रेड है, मध्यवर्ती वस्तु आटा है, कच्चा माल यहाँ गेहूं है, ठीक है। रफ अंडरस्टैंडिंग उम्मीद है आपकी बनी हो। तो स्टॉक में क्या है, तीन चीजें आती है, कच्चा माल, मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु, ठीक है।
और GFCF में स्थायी आती है, जैसे कोई मशीन खरीदी उद्योग में, ठीक है, ज़मीन ली, संपत्ति बनाई किसी भी तरीके से। तो ये दो तरीके से जो है सकल पूंजी निर्माण दो प्रकार से होता है, स्टॉक के रूप में और GFCF के रूप में अर्थव्यवस्था के अंदर, ठीक है। वर्तमान में भारत का जो GCF है ना, यानी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, ये भी GDP का 30% है ना। ये एक फैक्ट है, आप चाहो तो इसको अच्छे से है ना यूटिलाइज कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर ले सामाजिक पूंजी। इस चीज़ को मैं यहाँ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि पीटी में क्वेश्चन था इसका 2019 में, प्रीवियस ईयर में, और ये सीरीज़ आपकी PYQs को ध्यान में रखते हुए ही उनके इर्द गिर्द ही डिज़ाइन की गई है। ऐसा नहीं है अपन कुछ भी पढ़ रहे हो, शायद मैंने आपको पहले ही बताया होगा। तो यहाँ जो भी मिल रहा है सब काम का है, ठीक है। तो सामाजिक पूंजी क्या है? देखो, ये मानव पूंजी का ही भाग होती है ना, ये मानव पूंजी का ही भाग है। और बेसिकली सामाजिक पूंजी किसको बोलते हैं ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समाज में आपसी भरोसा, मित्रवत संबंध, आपस में सामंजस्य, सौहार्द, है ना, इन सब पे जो आधारित संबंध होते हैं ना, उसको हम सोशल जो है कैपिटल बोलते हैं ना। किसी भी व्यक्ति की सोशल कैपिटल क्या होती है कि उसका जो है मित्रवत संबंध कैसा है, वो किसी व्यक्ति विशेष संप्रदाय के बारे में क्या सोचता है ना, सामंजस्य रखता है कि नहीं रखता, आपसी भरोसा रखते हैं कि नहीं रखते, सौहार्द है कि नहीं उनके बीच में, प्रेम है कि नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ना एक व्यक्ति की सोशल कैपिटल होती है ना। और ये क्या होती है? ये अमूर्त होती है, अगोचर होती है ना। ऐसा नहीं है दिखती हो कि भैया इसके पास तो 5 किलो सामाजिक पूंजी है, मेरे पास तो 1 किलो ही है ना, ऐसा नहीं है। अमूर्त है, अगोचर है ना, इसको महसूस किया जा सकता है ना। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ पाए हो, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ना हमारा, वो बचत, निवेश और पूंजी निर्माण में हम जो है ना संबंध क्या है ना, संबंध को समझेंगे, इसके बीच में संबंध क्या है। और पीटी 2013 में इस पे क्वेश्चन भी था, ठीक है। तो इसको जब हम समझेंगे, मैप से समझेंगे, पूरा एक डायग्राम फ्लो चार्ट बना के, उससे क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना। आपसे कभी भी सामने क्वेश्चन आ जाए कि बचत का निवेश से क्या संबंध है, या पूंजी निर्माण होगा तो बचत हो और निवेश पे क्या असर पड़ेगा, तो एक तीनों का जो है एक कॉन्सेप्ट अपन बिल्ड करेंगे, तो एक ओवरऑल अप्रोच आपकी डेवलप होगी, ठीक है। और इसके बाद कुछ एक टॉपिक्स और बच रहे हैं इसमें बेसिक्स में अपने। अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार वगैरह भी हम देखेंगे, गिग अर्थव्यवस्था और स्पेस इकोनॉमी, और ये सब भी देखते हुए रफ अंडरस्टैंडिंग आपकी एक इकोनॉमिक्स पर डेवलप होगी। और 3-4 टॉपिक्स और बच रहे हैं, उन पर और अपन बात करके उसके बाद जो है हम फूड सिक्योरिटी पे बात करेंगे, है ना, खाद्य सुरक्षा। उसमें अपन NFSA कार्यक्रम और बहुत सारी चीज़ों को डील करेंगे। TFA क्या था, WTO के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, सब्सिडी को लेकर के अंबर बॉक्स सब्सिडी का कैसे उल्लंघन हो रहा है, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 क्या है, बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट लगाएंगे, और परिवार हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट क्या बोलती है, भारत में भुखमरी की क्या स्थिति है, एनीमिया की क्या स्थिति है, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग की क्या स्थिति है, यानी ओवरऑल फूड सिक्योरिटी में क्या स्थिति है भारत की, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा क्या आयाम दिए गए हैं, इसके द्वारा WHO के द्वारा क्या आयाम दिए गए हैं खाद्य सुरक्षा के, ठीक है। जो SDG गोल नंबर 2 है जीरो हंगर, उसको भी अपन कनेक्ट करेंगे। तो ओवरऑल अपन फूड सिक्योरिटी पे एक अप्रोच डेवलप करेंगे, ताकि मेन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जो हैं हम उनको सॉल्व करने की स्थिति में आ पाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी कनेक्ट करेंगे। पीटी में भी बहुत सारे फैक्ट आपको यहाँ से मिलेंगे। बेसिकली मेन ये मुख्यतः ये मेंस का टॉपिक है ना। तो इस पर अपन अच्छे से बात करेंगे। उसके बाद DBT पे बात करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो PDS होगा, सॉरी DBT नहीं, DBT तो PDS में लाएंगे अपन, है ना। तो PDS पे बात करेंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी सीरीज़। अगर अच्छी लग रही तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सभी दोस्तों को बताओ। अभी ये नया इनिशिएटिव है हमारा, तो कई सारे लोगों को पता नहीं है कि भाई, है ना, कि भाई यूट्यूब पे भी आपको ऑफलाइन IAS कोचिंग जैसी तैयारी मिल सकती है ना। अभी जो बच्चे धीरे धीरे सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उनको धीरे धीरे आइडिया लगने लगेगा कि चीज़ें आपको किस लेवल की यहाँ से उपलब्ध हो रही हैं, है ना। तो आपको ऑटोमेटिक आपकी तैयारी में जो है आपको महसूस होगी कि भाई आप पहले से बेटर है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है चीज़ें तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि यार ये वाला डाउट है, तो अपन पर्टिकुलर उस पर अलग से बात कर लेंगे, है ना। आपके फीडबैक आएंगे तो हम और बेहतर करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।